हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का आधुनिक भारत शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग पूरे लुसेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। आधुनिक भारत का पहला टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसमें देखिएगा, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक। इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, कर है अवध का संस्थापक स्वादत खां था। हैदराबाद का संस्थापक चिनकलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खां थे। भरतपुर के संस्थापक जो है चुरामन एवं बदन सिंह। यह क्वेश्चन जो है अवध का संस्थापक स्वादत खां। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो 2446 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था दरोगा का, उसके पीटी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने स्वादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। स्वादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। यहाँ पे जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे, जहांदार शाह को लोम्पट मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। इसके बाद देखेंगे 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय यहाँ पे फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। नेक्स्ट है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ठीक है। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलिच खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है। कह रहा हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस एंड पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। यहाँ पे आगे हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर भी कहा जाता है, कि शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा किया गया, किसके शासनकाल में? तो यही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो है अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो कार्यकाल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आता है क्वेश्चन सीरियल करने के लिए, 4 गो दे देगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम और कहेगा कि इसमें कालक्रम के अनुसार उसको सजाइए। तो देखिए, बहादुर शाह जो जिसका कार्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह जो थे 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर जो 1713 से 1719 ईस्वी तक थे, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, और अहमद शाह जो 1748 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी का कार्यकाल था, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी का कार्यकाल था। ठीक है, अकबर द्वितीय का कार्यकाल जो देखिएगा 1806 से 1837 ईस्वी तक था। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनका कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। 1857 में 57 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह को अंग्रेजों द्वारा जो है ना इनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की यानी अली गौहर की हत्या करवा दी। आगे हम लोग फिर बढ़ा ले थोड़ा। चलिए देखते हैं। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर वही अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। आगे देखते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल, क्वेश्चन पूछता है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर गायक यहाँ पे देखते हैं, मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। ठीक है, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि हयात बख्श बाग कहाँ है, तो यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। चलिए हम लोग 40 नंबर टॉपिक है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, इसको पढ़ते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग प्रदान किया था। यहाँ पे देखिएगा 17 मई नहीं 20 मई होता है। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा था। ठीक है ना। आगे है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यहाँ पे देखिएगा 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ठीक है, आगे है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली थी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा।
उसके बाद है यहाँ पे डचों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री यानी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने आगे हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोड़ा कोठाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। यानी कह रहे हैं डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। इसको यहाँ से देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसकी स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, और स्वीडिश सबसे लास्ट में कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे देखिएगा यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाल जो है भारत में सबसे पहले अपना कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। कब? तो 1503 ईस्वी में। डच जो है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में ही 1611 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। उसके बाद है डेनिश जो है त्रावणकोर में जो है 1620 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे। फ्रांसीसी जो है सूरत में 1668 ईस्वी में अपना प्रथम व्यापारी कोठी जो है या फैक्ट्री स्थापित किए थे। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे अब कह रहे हैं कि कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय की नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। ठीक है, आगे डचों द्वारा भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। हाँ, नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। इसके बाद देखिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी। चलिए पढ़ते हैं इसको। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने यानी कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया गया। देखिए, पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में ही व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो हुआ नहीं था, सफल हो गया था। आगे है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा।
उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी जिसे गोल्डन फरमान कहा जाता है दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे है 1739 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। आगे है देखेंगे हम लोग 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने किसको प्रदान किया? यह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया था। कब? 1661 ईस्वी में। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आगे है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बंबई को बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कर है गेरोल्ड ऑन्गियर 1600 जो कार्यकाल से 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की थी। चलिए, बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। इस अनुमति को क्या कहते थे? निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। आगे हम लोग इसको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, चलिए देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकुंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं इसको आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में क्या क्या आता है? भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746-1748 ईस्वी में हुआ था। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुआ था 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था। उसके बाद हमें
द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749-1754 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना था। इसको हम लोग पढ़ते हैं। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के नासिर जंग पुत्र था उसके और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया था। ठीक है, आगे आगे है कर्नाटक। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रनापली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद है 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 ईस्वी में गुंडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। देखिए, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो समाप्त हुआ था जनवरी 1755 में हुए पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। कौन? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे जो है कर्नाटक दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गुंडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जो जनवरी 1755 ईस्वी में हुआ था के साथ युद्ध विराम हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुई थी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वंडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। उसके बाद है जो है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।